हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 16 जून 2021 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली जो हेडिंग है वो है संकट काल में सेना के काम आएगा फ्रेट कॉरिडोर। अब सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि फ्रेट कॉरिडोर है क्या। तो फ्रेट कॉरिडोर उसे बोलते हैं, जैसे कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इसे बोला जाता है। इसका मतलब होता है कि ऐसी रेल लाइन जिसका इस्तेमाल सिर्फ मालगाड़ियों के आवागमन के लिए किया जाता है। देश में ईस्टर्न व वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर बनाया जा रहा है। इसकी कुल लंबाई 3000 किलोमीटर है। इनका इस्तेमाल सिर्फ मालगाड़ियों के लिए होगा, यानी कि फ्रेट कॉरिडोर उसे कहते हैं जिस ट्रैक पर सिर्फ मालगाड़ियां चलाई जाएंगी। पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर संकट के समय देश की सामरिक जरूरतें भी पूरा करेगा। इस कॉरिडोर के जरिए केवल व्यापार से जुड़े सामान की आवाजाही ही सुगम नहीं होगी, बल्कि सेना की जरूरतों का सामान भी सीमा पर तैनात जवानों तक जल्दी भेजना संभव हो जाएगा। सोमवार को यह सपना उस समय साकार होता दिखा जब पहली ट्रायल मिलिट्री ट्रेन हरियाणा के न्यू रेवाड़ी स्टेशन से राजस्थान के न्यू फुलेरा स्टेशन को रवाना हुई। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इस ट्रायल से सैन्य साजो सामान का परिवहन त्वरित गति से करने की कॉरिडोर की क्षमता प्रमाणित हो गई है। अब इसमें 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन चली थी। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यानी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को केंद्र सरकार द्वारा देश में 4 मेट्रो शहरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और हावड़ा यानी कि कोलकाता को स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से जोड़ने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस परियोजना की कुल लागत 81,459 करोड़ रुपए है। ये देखिए यहां पर लिखा गया है। पहले चरण में पश्चिमी डीएफसी 1504 किलोमीटर व पूर्वी डीएफसी 1856 किलोमीटर बन रहे हैं। डीएफसी पर मालगाड़ियों ने 99.38 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार दर्ज की थी, जो राजधानी एक्सप्रेस की औसत गति से भी अधिक है। नेक्स्ट न्यूज है कि आज से आभूषणों में लागू हो रही है अनिवार्य हॉलमार्किंग। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि हॉलमार्किंग क्या होता है। हॉलमार्किंग प्लेटिनम, स्वर्ण, रजत आदि बहुमूल्य धातुओं पर लगाया जाने वाला आधिकारिक चिन्ह या मोहर होता है, जिससे उसकी गुणवत्ता प्रमाणित की जाती है। इसके तहत गोल्ड ज्वेलरी पर भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि बीआईएस अपने मार्क के द्वारा शुद्धता की गारंटी देता है। केंद्र ने साफ कर दिया है कि हॉलमार्क अनिवार्य होने के बाद देश में सिर्फ 14, 18 और 22 कैरेट सोने की ज्वेलरी ही बिकेगी। केंद्र सरकार ने मंगलवार को कहा कि स्वर्ण आभूषणों और कलाकृतियों की अनिवार्य हॉलमार्किंग बुधवार से चरणबद्ध तरीके से शुरू हो रही है। पहले चरण में देश भर के 256 जिलों से इसकी शुरुआत की जाएगी। सालाना 40 लाख रुपए से कम के आभूषणों की बिक्री करने वालों को फिलहाल अनिवार्य हॉलमार्किंग के दायरे से बाहर रखा गया है। उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल और उद्योग जगत के साझेदारों की बैठक के बाद यह फैसला लिया गया था। स्वर्ण आभूषणों और कलाकृतियों की हॉलमार्किंग इस वर्ष 15 जनवरी से अनिवार्य कर दिए जाने की घोषणा सरकार ने नवंबर 2019 में ही की थी, लेकिन कोरोना संकट के बीच ज्वेलरों के आग्रह को देखते हुए इस सीमा को 1 जून और फिर 15 जून तक बढ़ा दिया गया था। नेक्स्ट न्यूज है कि आईबीसी में एक और संशोधन की तैयारी। आईबीसी क्या होता है? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। अब इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड क्या होता है? सबसे पहले देखिए, आपको इसलिए बता दिया जाता है ताकि जब न्यूज बताई जाए तो आपको समझ में आए और आप उसे कनेक्ट कर सकें। तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंतर्गत कर्ज न चुका पाने वाले बकायेदारों से निर्धारित समय के अंदर कर्ज वापसी के प्रयास किए जाते हैं। इस कोशिश से बैंकों की आर्थिक स्थिति में कुछ हद तक सुधार जरूर हुआ है। आईबीसी यानी कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ने आईबीसी 2019 जो नया संशोधन है 2016 की जगह ले ली है। यानी कि आईबीसी 2019 ने आईबीसी 2016 की जगह ले ली है। उसके तहत पूर्ववर्ती प्रबंधन की ओर से किए गए अपराधों के लिए
नए खरीदार पर कोई आपराधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी। जैसे कोई चीज़ बंधक रखी गई है, जैसे मान लीजिए आपने या किसी व्यक्ति ने मकान के पेपर गिरवी रखे हैं और उस पर कोई दूसरी चीज़ें केस चल रहे हैं, चाहे आप कह सकते हैं कि जैसे बिजली का बकाया या हाउस टैक्स ये इत्यादि चल रहे होते हैं, तो जब कोई उसका नया खरीदार आएगा तो उन्हें उसे इन सब चीज़ों से राहत मिलेगी, यानी उसे इन सब पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। 5 वर्ष पहले जब सरकार ने इंसॉल्वेंसी व बैंकरप्सी कोड यानी आईबीसी को लागू किया था, तब यह माना गया था कि देश के बैंकिंग सेक्टर के फंसे कर्जों को वसूलने के लिए यह अमोघ अस्त्र की तरह काम करेगा। शुरुआत काफ़ी उत्साहजनक होने के बावजूद यह दिवालिया कानून की धार कुंद होती जा रही है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की देश भर की पीठ में सैकड़ों मामले लंबित हैं जिन पर समयबद्ध तरीके से फैसला नहीं हो पा रहा है। अगर फैसला हो भी रहा है तो उसे अमल में लाना मुश्किल हो रहा है। कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही कंपनियों के प्रमोटर फैसलों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब मुद्दों से चिंतित केंद्र सरकार ने आईबीसी में एक और संशोधन करने की तैयारी कर दी है। संशोधन का अहम मकसद यही होगा कि दिवालिया के लिए आए मामलों पर एक निश्चित समय सीमा के भीतर फैसला हो और कंपनियों के प्रमोटर्स द्वारा लगाई जा रही अड़चनों को खत्म किया जा सके। नेक्स्ट न्यूज़ है कि 3 वर्षों में एथेनॉल उत्पादन 2 गुना पर पहुंचाने का सरकार का लक्ष्य। एथेनॉल क्या होता है? एथेनॉल एक तरह का अल्कोहल है जिसे पेट्रोल में मिलाकर गाड़ियों में फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। एथेनॉल का उत्पादन यूँ तो जो मुख्य रूप से गन्ने की फसल से होता है, लेकिन शर्करा वाली कई अन्य फसलों से भी इसे तैयार किया जा सकता है। इससे खेती और पर्यावरण दोनों को फायदा होता है। एथेनॉल हाइड्रोकार्बन के उत्सर्जन को भी कम करता है। एथेनॉल में 35% ऑक्सीजन होता है। एथेनॉल फ्यूल को इस्तेमाल करने से नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आती है। तो इतने फायदे हैं, इसलिए सरकार इसको प्रोत्साहित कर रही है। देश में अगले 3 वर्षों में ही एथेनॉल का उत्पादन 2 गुना हो जाएगा। एथेनॉल उत्पादन की प्रोत्साहन योजना के मद्देनजर देश में 22 राज्यों में 422 एथेनॉल उत्पादन संयंत्र स्थापित करने के आवेदनों को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में तेल कंपनियां भी अपने प्लांट स्थापित करने को तैयार हैं। इससे पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने की योजना को बल मिलेगा। गन्ने के साथ अब खाद्यान्न आधारित एथेनॉल उत्पादन संयंत्र को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए निवेशकों को विशेष रियायतें दी जाएंगी। मक्का व चावल आधारित एथेनॉल उत्पादन से किसानों को सुनिश्चित लाभ प्राप्त होने का रास्ता खुल जाएगा। केंद्रीय खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने बताया है कि गैर एथेनॉल उत्पादक राज्यों में नए संयंत्र लगाने को तरजीह दी जाएगी ताकि एथेनॉल की ढुलाई का खर्च बचाया जा सके। यहाँ डिस्टिलरी संयंत्र स्थापित करने पर ब्याज दरों में छूट देने का प्रावधान किया गया है। खाद्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने बताया है कि 2023 में पेट्रोल में राष्ट्रीय स्तर पर 20% एथेनॉल मिश्रित का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके लिए सभी पक्षकारों ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। BIS ने भी E12 और E15 के मानक पहले ही जारी कर दिए हैं। वाहनों के इंजन में E12 तक में कोई संशोधन नहीं करना पड़ेगा, लेकिन पेट्रोल में इससे अधिक एथेनॉल होने की दशा में इंजन में बदलाव की जरूरत होगी। नेक्स्ट है एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में जो हमारा पहला आर्टिकल है वो है कि अमीरों को आकर्षित करने की क्षमता, और ये आर्टिकल लिखा है आर्थिक मामलों के जानकार भरत झुंझुनवाला द्वारा। मेहुल चौकसी जैसे तमाम ठग भारत से पलायन कर भाग गए। सरकार उन्हें पकड़ कर लाने और दंडित करने का सही प्रयास कर रही है, लेकिन यह भी ध्यान रहे कि भारत से कानूनी दायरे के भीतर अमीरों के पलायन का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। अमीरों को एक देश से दूसरे देश पलायन करने में मदद करने वाली सलाहकार कंपनी हेनली एंड पार्टनर्स के अनुसार 2020 में भारत से पलायन करने के इच्छुक अमीरों में 63% की वृद्धि हुई है। इसमें भारत में व्याप्त कोविड संकट का असर भी दिखा है, लेकिन कोविड से पहले 2018 में एफ्रो एशिया बैंक की ग्लोबल वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट में बताया गया है कि 2018 में चीन से 15,000, रूस से 7,000, भारत से 5,000 और तुर्की से
4,000 अमीरों ने दूसरे देश को पलायन किया है। इन चारों देशों में चीन, रूस और तुर्की में लोकतंत्र नहीं है। माना जा सकता है कि इन देशों से पलायन राजनीतिक घुटन के कारण हुआ हो, लेकिन लोकतांत्रिक और खुले वातावरण वाले भारत का इस सूची में आना वाकई में चिंताजनक है। भारत में व्यापार करने की सुगमता यानी कि इज ऑफ डूइंग बिजनेस में कथित सुधार कारगर नहीं है। अब ये इज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या होता है, रिपोर्ट क्या होती है? यह एक तरह का इंडेक्स है। इसमें कारोबार सुगमता के लिए कई तरह के पैमाने रखे गए हैं। इसमें लेबर रेगुलेशन, ऑनलाइन सिंगल विंडो, सूचनाओं तक पहुंचना, पारदर्शी इत्यादि शामिल है। देश में इसे उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग यानी कि DPIIT तैयार करता है। अगर हम 2020 की बात करें, 2020 में 190 देशों में भारत का स्थान 63वां था, यानी कि इज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में भारत 63वें नंबर पर था। वर्तमान में भारत की अर्थव्यवस्था एक ट्यूबवेल जैसी हो गई है जो देश की पूंजी को पंप करके विदेश पहुंचा रही है। फलस्वरूप हमारी अपनी विकास दर लगातार गिरती जा रही है। ऐसे में सुझाव है कि सुरक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए सरकार को पुलिस अधिकारियों का स्वतंत्र बाहरी मूल्यांकन करना चाहिए। 5वें वेतन आयोग ने सुझाव दिया था कि सरकार के सभी क्लास ए अधिकारियों का बाहरी मूल्यांकन कराया जाए, लेकिन नौकरशाहों के दबाव में सरकार ने इस सुझाव को ठंडे बस्ते में डाल दिया। इस सुझाव को लागू करना चाहिए जिससे सरकार को ज्ञात हो कि कौन अधिकारी भ्रष्ट है। इससे ही सुरक्षा का परिदृश्य सुधर सकता है। सामाजिक माहौल सुधारने के लिए हर राज्य में IIT और IIM की तरह इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिलीजन्स यानी IIR बनाने चाहिए, जिससे तमाम धर्मों के बीच मुक्त चर्चा हो सके, ताकि सभी धर्मों के बीच एक साझा रास्ता ढूंढा जा सके और सौहार्द एवं सद्भावना स्थापित हो सके। अंत में एक और कार्य सरकार द्वारा किया जा सकता है। अमेरिका में व्यवस्था है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी नागरिकता छोड़ता है तो उसे भारी टैक्स देना पड़ता है, जिसे एग्जिट टैक्स बोला जाता है। इसके पीछे विचार यह होता है कि उस नागरिक ने पूर्व में अपने देश की अर्थव्यवस्था से जो कुछ लाभ उठाए होते हैं जो वापस किए जाने चाहिए। अपने देश में भारी संख्या में शिक्षितों और अमीरों का पलायन हो रहा है और ये दूसरे देशों की नागरिकता हासिल करते हैं। उन पर भारी एग्जिट टैक्स लगा देना चाहिए, जिससे उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था से जो लाभ उठाए हैं उनकी भरपाई भारत को करें। इस नीतियों को लागू करने से हम अपने अमीरों को पलायन करने से रोक सकेंगे। इसके साथ ही दूसरे देशों से भी अमीरों को आकर्षित करने में कामयाब होंगे। नेक्स्ट आर्टिकल है सेंट्रल विस्टा परियोजना पर बुरी नज़र। आपको पता होगा कि सेंट्रल विस्टा यानी कि नया संसद भवन बनाने की जो तैयारी चल रही है या शुरुआत हो चुकी है, उस पर कई बार याचिकाएं दायर की जा रही हैं और कहा जा रहा है कि ये देश हित में नहीं है, देश का बहुत पैसा इसमें लगा है, इससे कोरोना फैल रहा है, कई ऐसे आरोप लगाए गए, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने इसे पूरी तरीके से खारिज कर दिया था। और ये आर्टिकल लिखा है दैनिक जागरण के राजीव सचान ने। संसद के नए भवन और उसके सचिवालय के निर्माण से जुड़ी महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा परियोजना पर अड़ंगा लड़ाने वाले अभी भी चैन से नहीं बैठे हैं। इस परियोजना पर जारी काम रोकने के लिए अदालतों का दरवाजा खटखटाने के साथ देश विदेश के अखबारों में ऐसे लेख लिखे जा रहे हैं कि इस परियोजना को क्यों रोक दिया जाना चाहिए अथवा कितनी गैर जरूरी है। जी हाँ, विदेश में भी हमने लंदन के अखबार द गार्जियन में भारतीय मूल के ब्रिटिश शिल्पकार एवं मूर्तिकार अनीश कपूर ने यह लिखा कि सेंट्रल विस्टा परियोजना को आगे बढ़ाना एक हिंदू तालिबानी कृत्य है। मोदी सरकार को हिंदू तालिबानी जैसा बताना उनका प्रिय जुमला है। मनमोहन सरकार के समय पद्म पुरस्कार से सम्मानित हो चुके अनीस कपूर ने उस वक्त भी मोदी सरकार को हिंदू तालिबान करार दिया था। जब मोदी ब्रिटेन की यात्रा पर जाने वाले थे, मोदी सरकार के प्रति अपनी घृणा व्यक्त करते हुए उन्होंने यहां तक लिखा कि यह तालिबानी सरकार मौजूदा संसद भवन को ढहाने का इरादा रखती है, क्योंकि वह मोदी सरकार के प्रति अपनी नफरत पहले भी व्यक्त करते आए हैं। तो जिस सेंट्रल विस्टा पर बात हो रही है, पहले उसके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए, जैसा आपको फोटो में दिखाई दे रहा है, ऐसा ही सेंट्रल विस्टा का जो प्रस्तावित डिजाइन है वो इस तरीके से होगा। ये देखिए, ये त्रिकोण के रूप में होगा।
यही है सेंट्रल विस्टा। अब सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सेंट्रल विस्टा परियोजना है क्या। दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, इंडिया गेट, अन्य राष्ट्रीय अभिलेखागार जिस क्षेत्र में स्थित है उसे सामूहिक रूप से सेंट्रल विस्टा कहते हैं। इसकी लंबाई लगभग 3.2 किलोमीटर है, यानी ये सब जितना एरिया है वो सेंट्रल विस्टा में आता है। दिसंबर 1911 में किंग जॉर्ज पंचम, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, दिसंबर 1911 में किंग जॉर्ज पंचम ने भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की थी। इसके उपरांत ही राजपथ के आसपास के क्षेत्र में इन भवनों का निर्माण किया गया था। इन भवनों का निर्माण का उत्तरदायित्व दो लोगों के पास था। वो दो नाम हैं, एडविन लुटियंस, फिर से सुन लीजिए, एडविन लुटियंस व हर्बर्ट बेकर। दो लोग को ये जिम्मा सौंपा गया था। 2019 में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालयों द्वारा सेंट्रल विस्टा पुनर्वास परियोजना की परिकल्पना की गई थी, यानी कि इसका एक ढांचा तैयार किया गया था। इसमें एक नए संसद भवन का निर्माण प्रस्तावित है जो आकार में त्रिकोणीय दिखता है, जैसा कि आपको इस फोटो में दिखाई दे रहा है। इसी सेंट्रल विस्टा में एक केंद्रीय सचिवालय भी निर्मित किया जाएगा। इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक जाने वाली सड़क राजपथ में भी परिवर्तन प्रस्तावित है। सेंट्रल विस्टा क्षेत्र में नॉर्थ व साउथ ब्लॉक को संग्रहालय में बदल दिया जाएगा और इसके स्थान पर नए भवनों का निर्माण किया जाएगा। इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स, फिर से सुन लीजिए, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स को भी स्थानांतरित करने का प्रस्ताव इसमें दिया गया है। इसकी जो कुल लागत है वो लगभग 20,000 करोड़ रुपए बताई गई है। तो ये काफ़ी भारी भरकम राशि इसमें इस्तेमाल की जा रही है। लेकिन इसमें एक फ़ायदे इसमें गिनाए जा रहे हैं वो ये हैं कि जितने मंत्रालय हैं सभी एक जगह कार्य करेंगे, जितने कैबिनेट मंत्री होंगे और प्रधानमंत्री भी सबके साथ मिलकर बैठक एक साथ कर सकेंगे। तो ये कई बातें इसमें जो बताई जा रही हैं वो देश हित में बताई जा रही हैं। अब आगे इसमें क्या होगा वो तो बनने के बाद ही पता चलेगा। सेंट्रल विस्टा परियोजना पर शुरू हो रही अड़ंगे लगाने की कोशिश की जा रही है। इस कोशिश में कई विपक्षी दल और विशेष रूप से कांग्रेस भी शामिल है, और वह भी तब जब 2012 में उसके कार्यकाल में ही संसद के नए भवन के निर्माण की पहल की गई थी। यह पहल तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार की ओर से की गई थी। उस दौरान कांग्रेस के कई नेताओं ने संसद के नए भवन की आवश्यकता जोर शोर से जताई थी। इसमें प्रमुख थे जयराम रमेश। उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा था कि संसद की नई इमारत क्यों आवश्यक है। अब वही कांग्रेस सेंट्रल विस्टा को मोदी का महल बताने के साथ उस पर होने वाले खर्च को आपराधिक व्यय कह रही है। पता नहीं कांग्रेस के यू टर्न से लेकर और सेंट्रल विस्टा पर काम शुरू होने पर हाय तौबा मचाने के पीछे असल वजह क्या है। सेंट्रल विस्टा परियोजना पर बार बार अड़ंगा लगाने की कोशिश उन कारणों को अच्छे से बयान करती है जिसके चलते हमारे देश में करीब करीब प्रत्येक बड़ी परियोजना को बाधित करने की कोशिश की जाती है। जैसे कि राष्ट्रीय महत्व की किसी भी परियोजना की घोषणा होती है, विपक्षी दल उसके खिलाफ मोर्चा खोल देते हैं। वे उसे अनावश्यक और सरकारी धन की बर्बादी करने वाला बताते हैं। कई बार वे लोग भी उनके साथ आ खड़े होते हैं जिनकी जमीन का उस परियोजना यानी विशेष के लिए अधिग्रहण होता है। इसके बाद कुछ पर्यावरणविद सामने आ जाते हैं और वे यह शोर मचाने लगते हैं कि परियोजना निर्माण से इतने पेड़ कट जाएंगे और फिर इतने पक्षियों के घोंसले नष्ट हो जाएंगे। इसके उपरांत कुछ फुर्सती याचिकाबाज अदालत पहुंच जाते हैं। अदालतें तत्काल निर्णय नहीं सुनाती हैं। नतीजा यह होता है कि परियोजना पर काम शुरू होने में देरी हो जाती है और उसकी लागत भी बढ़ जाती है। कई बार तो सरकार बदल जाने पर वह ठंडे बस्ते में भी चल जाती है। जो लोग ऐसी परियोजनाओं में अड़ंगा डालते हैं वही अक्सर इस पर हैरानी प्रकट करते हैं कि आखिर भारत, चीन और दक्षिण कोरिया जैसे देशों से क्यों पीछे रह गए। इस सवाल का जवाब जानने के लिए सेंट्रल विस्टा के निर्माण में भी कई बाधाएं आ रही हैं, अड़ंगेबाजी सामने आ रही है। तो आई होप आपको अब ये सेंट्रल विस्टा परियोजना समझ में आया होगा। निरंकुश साइबर अपराध।
मोबाइल फ़ोन के जरिए साइबर अपराध को अंजाम देने वाले गैंग का भांडाफोड़ किया जाना एक अच्छी खबर तो है, लेकिन इस अकेले गिरोह की नकेल कसने के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि धोखाधड़ी करने वाले तत्वों के दुस्साहस का दमन होगा। देश में ऐसे गिरोहों की गिनती करना मुश्किल है जो साइबर अपराध में लिप्त हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय और विभिन्न राज्यों की पुलिस इससे अपरिचित नहीं हो सकती कि करीब करीब हर दिन देश में किसी न किसी हिस्से में साइबर धोखाधड़ी होती है। यह ज़्यादातर मोबाइल फ़ोन के जरिए होती है। कभी किसी के खाते से पैसा निकाल लिए जाते हैं, तो कभी छल कपट से किसी की निजी जानकारी हासिल कर ली जाती है और फिर उसका कई तरह से दुरुपयोग किया जाता है। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता है कि ऐसे अपराध रोकने के लिए साइबर सेल बने हुए हैं और शिकायतें दर्ज कराने का तंत्र भी काम कर रहा है, क्योंकि सच्चाई यह है कि ये सेल उतने प्रभावी नहीं है जितना उन्हें होना चाहिए। इसी तरह यह भी एक तथ्य है कि कई बार साइबर धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराने में मुश्किलें पेश आती हैं। इसका लाभ साइबर धोखाधड़ी करके उठा लेते हैं। तो ये आज का 16 जून 2021 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।